यस, आप सब लोग अपनी प्रेजेंट कर दो 2 मिनट से पहले। पीपीटी मैंने आपको ग्रुप पे भेज दी है, उसको देख सकते हैं आप। और सबको पता चल ही गया होगा 7 तारीख को इंस्पेक्शन है। डीसी सर और बाकी सब लोग ऐड होंगे उसमें। तो कोशिश करें कि जो बच्चे आ रहे हैं रेगुलर, वो सभी बच्चे उसमें ऐड हो पाए, जुड़ पाए, क्लास ले पाए। एक्सक्यूज मी सर। सर इंस्पेक्शन के दिन हम क्या पढ़ेंगे? वो तो आपके टीचर पढ़ाएंगे ना बेटा। आपको टॉपिक तो बताया गया होगा ना? यस सर बताइए। बताया क्या? यस सर, हिंदी में पता है। हाँ, हिंदी होगी आपकी। एक ही क्लास होनी है शायद उस दिन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। शिवम, देवेश, अनुषा, खुशी, श्रेया, गुरु प्रसाद, नैतिक, सौम्या। अभी तक भी बहुत बच्चे रह रहे हैं, अभी तक आए नहीं है सब लोग। प्रेजेंट करो सब लोग अपनी। नैतिक, सौम्या, ठीक है। अनुष्का शर्मा, ठीक है। आदित्य, सब लोग प्रेजेंट कर दो ताकि हम स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो ये आपके इकोनॉमिक्स का बहुत क्लोजली जो जुड़ा है ना, आपने हम सबसे जो जुड़ा है, हमारी जो लोकेलिटी से जुड़ा है, आज वो चैप्टर पढ़ेंगे हम अपने आसपास पॉवर्टी को देखते हैं। और जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ, एज वी ऑल नो अबाउट दैट, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर टर्म, देन यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ द टर्म। अगर आपने उस वर्ड को पढ़ा है, वर्ड को समझा है, तो आप उसका मीनिंग समझ जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग वहीं से करूंगा जैसा हम हर बार करते हैं। कोई भी आप वर्ड पढ़ते हैं या कोई भी वर्ड सुनते हैं, तो सबसे पहले आप उसका मीनिंग समझने की कोशिश करें कि उसका मीनिंग क्या है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, पीपीटी है, ये हमारा पॉइंट जो चैप्टर है, पावर्टी एज ए चैलेंज। तो सब लोग पॉइंट बना लो, एक चैप्टर का नाम लिख दो, पावर्टी एज चैलेंज। देखो, व्हाट इज पावर्टी? पावर्टी क्या होती है? सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यही होगा। पावर्टी इज द लैक ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स such as nutrition, healthcare, education, clothing, and shelter because of the inability to afford them. That means poverty क्या है? Poverty एक टर्म है। अगर ये बेसिक
ह्यूमन नीड्स जो होती हैं, जैसे मेजरली हम बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या मानते हैं कि अच्छा भोजन मिले, स्वास्थ्य अच्छा हो, एजुकेशन हो, और कपड़े हो पहनने के लिए, और शेल्टर हो यानी छत हो घर पे। अगर ये सभी चीजें हमें कहीं मिलती है तो हम ये मान के चलते हैं कि वहां जो ये टर्म होगा पावर्टी, अगर उनको नहीं मिल रही है ये सब चीजें तो हम उनको कहेंगे पुअर। ध्यान रखना, अगर लोगों को बेसिक ह्यूमन नीड नहीं मिलेगी, अगर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अगर हेल्थ केयर नहीं होगी, एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलेगी, क्लोथिंग कपड़े नहीं होंगे उनके पास, फटे पुराने या कम कपड़े होंगे। क्यों ऐसा क्यों मानते हैं? पावर्टी एक ऐसा टर्म है जिसमें ये सब चीजें नहीं मिलती है तो हम उसे गरीब कहेंगे। तो गरीब का मतलब क्या है? गरीब का मतलब ही यही है, जो चीजें एक इंसान को मिलनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, अगर वो नहीं मिल पा रही है किसी कारणवश, कारण क्या है वो अब बाद में देखेंगे, पहले हमें ये जानना है अगर उनको किसी कारणवश किसी रीजन से ये सब चीजें नहीं मिल रही है तो उन लोगों को कहा जाएगा पुअर। और जो उन लोगों की ये जो टर्म है उस पूरी टर्म को हम कहेंगे पावर्टी। तो ये समझे होंगे आप लोग। गरीबी किसे कहेंगे? गरीबी कहेंगे जब लोगों को उनकी बेसिक नीड्स नहीं मिलेगी। वो कुछ भी हो सकती है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी हो सकती है, वो फिक्स है। लैक का मतलब है, लैक यानी कमी, उनकी कमी होना, और इनेबिलिटी का मतलब अयोग्य बनाना उनको। क्यों? क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक वो चीज पहुंच नहीं रही है। तो जब नहीं पहुंच रही है तो इनेबिलिटी है, एबिलिटी नहीं है। अगर एबिलिटी है इसका मतलब वो पुअर नहीं है। अब इसके कई फार्मूले हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पावर्टी इन इंडिया, भारत में गरीबी का हाल क्या है ये हमें देखना है। ठीक है, जैसे आप यहां देखेंगे इसमें यहाँ भारत में गरीबी का हाल किस प्रकार से है, भारत में लोग कैसे गरीब हैं, वो आप यहाँ समझ सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट बनाते जाइए और जो चीजें आपको नोट करनी है वो मैं बताते जा रहा हूँ, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाइए फटाफट। आप बच्चे हैं नहीं अब कि आप लिख नहीं सकते इस तरह से, आपको शॉर्ट पॉइंट्स में नोट्स बनाने आने चाहिए। कैसे बनाएंगे? जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसका, एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। तो अब इसमें इंडिया मत लिखो, इंडिया आप लिख चुके हो ऊपर, पॉवर्टी इन इंडिया। अब आपको क्या लिखना है? एवरी फोर्थ पर्सन इज पुअर। हर चौथा आदमी दुनिया का, भारत का हर चौथा आदमी है, उसमें से 3 आदमी, ऐसा कहते हैं ना, हर फोर्थ पर्सन, 3 आदमी ठीक है, मिडिल हम मान सकते हैं, एवरेज मान सकते हैं, लेकिन हर चौथा आदमी गरीब है जिसको बेसिक नीड नहीं मिल रही। यानी अब छोटा सा सिंपल सा आप एक आइडिया लगाइए, अगर भारत की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, 135, तो 135 के हिसाब से आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीब हैं। आप एक आइडिया ले सकते हैं। एक्चुअल क्या है? 260 मिलियन। 260 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। अगर हम 1 मिलियन की बात करें कि 1 मिलियन का मतलब, तो आप कहेंगे 10 लाख। तो यहां कितने हो गए टोटल? 26 करोड़। 260 मिलियन पीपल्स जो है इंडिया में वो गरीब हैं। तो आप पॉइंट टू पॉइंट बनाते जाइए, फोर्थ पर्सन इन इज पुअर, एवरी फोर्थ पर्सन इज पुअर, देन 260 मिलियन और 260 करोड़, या तो 260 मिलियन कह दो, या 26 करोड़ कह दो, या 100 लाख में 1 करोड़ होता है तो इसको इंटू 100 कर दो। 26 को इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएंगे? 2600 लाख। हुए या नहीं? तो इतने लोग गरीब हैं भारत में, ये भारत की कंडीशन है। नेक्स्ट, इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड।
भारत में अगर सबसे ज्यादा गरीबों की बात करोगे तो केंद्र में पूरे वर्ल्ड में बात करोगे तो सबसे ज्यादा भारत में लोग गरीब हैं। अगर इतनी पॉपुलेशन के हिसाब से लगाओ तो क्यों है इतना, आप कहेंगे कि सर भारत में इतने क्यों है? क्योंकि भारत, इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हैज द सेकंड पोजीशन। ये कि इसकी पोजीशन कौन सी है? सेकंड पोजीशन है। तो जहां भारत में हर चौथा आदमी गरीब है तो 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीब है। ये तो आइडिया जो आपको बताया जा रहा है ना, ये 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, सेंसस ऑफ 2011। अब जब सेंसस होगी तो देखना ये आंकड़ा कितना बढ़ता है या घटता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के मैं ताजा आंकड़े बता रहा हूं आपको, 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग भारत में गरीब हैं, पुअर हैं। नेक्स्ट है इसी में, इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन। पूरे विश्व में भारत सबसे बड़ा एक प्रमुख केंद्र है गरीबों का, क्योंकि जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहाँ गरीब लोग भी ज्यादा है। नेक्स्ट, पॉवर्टी इन इंडिया वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अगर हम स्टेट टू स्टेट बात करेंगे तो अलग अलग है, किसी स्टेट में ज्यादा गरीब है, किसी स्टेट में कम गरीब है। द रेट ऑफ सक्सेस फॉर पॉवर्टी, गरीबी से सफलता पाने की जो रेट है, रिडक्शन, एक तो होता है डिडक्शन कमी होना, एक होता है रिडक्शन बढ़ना, इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अगर हम ये देखें कि भारत में कितने लोग हैं जो गरीबी से ऊपर उठे हैं या जिन्होंने अपने लिविंग स्टाइल में या लाइफ स्टाइल में या अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें बदलाव किया है, तो ये जो रेट है ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। अब जैसे कैसे है अलग अलग, आप देखिए कारण क्या हो सकता है, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, यानी अलग अलग स्टेट में अलग अलग परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उनका लाइफ स्टाइल हो। गोवा है, छोटा सा स्टेट है, बहुत कम जनसंख्या है, लेकिन वहां के लोग बहुत कम गरीब है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, या उड़ीसा है, बिहार है, जनसंख्या बहुत है, गरीब भी बहुत ज्यादा है। और कुछ ऐसे भी स्टेट हो सकते हैं जैसे सिक्किम, जिनका फिजिकल जो डिवीजन है उनका या जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसकी वजह से गरीब है। कुछ लोग इस वजह से, जैसे बिहार है, बिहार के ज्यादातर लोग गरीब क्यों पाए जाते हैं? वहां तो गंगा नदी है, यमुना नदी है पास में ही, और भी नदियां बहती हैं, दामोदर नदी है, कोसी है, जिसको हम बिहार का शोक कहते हैं। तो क्या रीजन है फिर बिहार गरीब क्यों है? रीजन क्या है कि वहां कभी भी बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ की वजह से, फ्लड की वजह से हम ऐसा समझते हैं कि अकाल केवल ड्रॉट की वजह से ही होता हो, नहीं, बाढ़ की वजह से भी हो सकता है ना, कम बरसात से भी। अगर बारिश कम हो तो वहां भी अकाल हो सकता है, और अगर बारिश ज्यादा हो तो वहां भी अकाल हो सकता है, वहां भी वल्नरेबिलिटी हो सकती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट की कंडीशन सेम हो। एक मिनट रुकना, एक बच्चे का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ बेटा, क्यों नहीं हो पा रहे हो? अब करो, देखिए ज्वाइन करो। बेटा ये टेक्निकल इशू है, मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, जो बच्चे, जिन बच्चों से अगर ज्वाइन नहीं हो पाती है ना, तो मैं आपको कितनी बार कह चुका, आप सुनते ही नहीं हो। आपके गूगल ड्राइव पे क्लासरूम नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें हर क्लास के वीडियोस अवेलेबल हैं। वहां आप उस वीडियो को, यही वीडियो जो मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूं ना, वही वीडियो आप गूगल ड्राइव में जाइए, मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, गूगल ड्राइव में जाइए, उसमें एक फोल्डर बना हुआ है आपका, लेकिन ध्यान रखना जो स्कूल की आईडी बनी हुई है ना उसी से जाना वहां, तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है बेटा? यस, कंटिन्यू करते हैं।
तो ये आप चीज समझे होंगे कि हर एक स्टेट का अलग अलग उसकी डेस्परेटीज है, अलग अलग उसके डिफरेंशिएट हैं। तो उसकी वजह से, डिफरेंसेस की वजह से, फिजिकल डिवीजन की वजह से, या फिर उनकी कैसी कंडीशन है, क्लाइमेट कैसा है। जैसे लद्दाख के लोग हैं, आप क्या मानते हो, लद्दाख के लोग अमीर है या गरीब है? लद्दाख के लोग बहुत गरीब हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अमीर नहीं है, बहुत गरीब हैं। क्यों? उनकी कंडीशन ही ऐसी है। अब गोवा की बात करते हैं, छोटा सा है। केरला की बात कर लो, केरला भी छोटा सा है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। तो ऐसे जो कंट्रीज, ऐसे जो स्टेट होते हैं, ऐसे जो कंट्रीज होते हैं जिनके पास डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर उनका ऐसा है जिससे उनकी लाइफ स्टाइल के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और आप भी जानते हैं, अगर किसी स्टेट के पास में रिसोर्सेज हैं तो उस रिसोर्स की वजह से वो डेवलपमेंट करता है। फिर पॉपुलेशन कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एवरेज अगर है तो वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो रिसोर्सेज कहां से आएंगे? वही तो रिसोर्सेज हैं जैसे पहले थे। आप अपने मम्मी पापा से देखिए, आप अपने परिवार में देखिए, पहले जब दादाजी थे, ग्रैंडफादर थे, तो उनके पास में 20 बिस्वा या 30 बिस्वा या 50 बिस्वा या 4 एकड़ या 5 हेक्टेयर जमीन थी। फिर उनके 2 बेटे हुए, फिर उन 2 बेटों के बीच में उसका पार्टीशन हो गया। फिर आते आते उन 2 बेटों के भी 2-2, 3-3 बेटे हो गए। तो फिर वो जो पहले 4 हेक्टेयर थी या 6 हेक्टेयर थी, अब 1-1 हेक्टेयर में बदल गई। फिर उनके भी तो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है तो जमीन जमीन कोई रबड़ तो है नहीं कि बढ़ती जाएगी, तो वो घटती जा रही है। फिर दूसरी बात, कंडीशन इतनी बदल चुकी है अपने भारत की, अपने कंट्रीज की कंडीशन इतनी बदल गई है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट का कोई किसी इशू पे अगर हम ध्यान भी दे रहे हैं तो कई ऐसे कंट्रीज है जिनका ध्यान ही नहीं है। या लोगों की लाइफ स्टाइल में बदलाव आ रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो बेरोजगारी की वजह से क्या होता है, लोगों को काम नहीं मिलता। जब काम नहीं मिलता तो अर्निंग नहीं होती, अर्निंग नहीं होती तो वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी नहीं कर पाते हैं। आज देखो कितने ऐसे लोग मिलेंगे आपको, कितने ऐसे युवा मिलेंगे, युवक मिलेंगे जिनके पास कोई काम ही नहीं है। सुबह उठते हैं, दिन भर मार्केट में घूमते हैं, यार दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हैं, और शाम को वापस घर पे आकर के और पलंग पे लेट जाते हैं। अब घर वाले बोलते हैं बेटा कुछ काम करो, बेटा कुछ काम करो, बेटा कुछ काम करो, और काम ही नहीं है। ऐसे परिवारों में फिर एजुकेशन भी ढंग से नहीं जाती है, फिर उनकी हेल्थ केयर पे भी ध्यान नहीं जाता है। तो आप इस बात को महसूस करेंगे। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं इसमें, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड बिहार आर द पुअरेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये ऐसे स्टेट हैं जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, और इसमें भी बिहार, उड़ीसा, अगर क्रम से पूछा जाएगा, आज मध्य प्रदेश गरीब श्रेणी में नहीं आता है। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय की, ये 2011 की बात है। अब आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश क्या गरीब है? क्यों है गरीब? उसका रीजन क्या है? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और बिहार में ट्राइबल एरियाज हैं। ऐसे लोग ज्यादा हैं जो आज भी अपने रिचुअल्स से, ऐसी प्रथाओं से, ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, जो कोई अलग से काम नहीं करना चाहते, जो कर रहे हैं बस उसी में खुश हैं। तो इस वजह से इन लोगों में बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है इनको। ये जनजाति समूह है, आपने 6 क्लास में पढ़ा था, ट्राइबल्स, डिकूज, जो हमने पढ़ा था कि वो जंगलों को ही अपनी आत्मा मानते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि हमें डेवलपमेंट के लिए जंगलों को काटना है, और यहाँ के लोग जंगलों में तो आत्मा का निवास मानते हैं। वो तो ये मानते हैं कि ये हमारे पूर्वज हैं, इनमें हमारे देवी देवता बसते हैं। तो अगर आज भी हम मध्यकालीन भारत की तरह सोचेंगे, मिडाइवल पीरियड की तरह सोचेंगे, तो क्यों क्यों मिडाइवल पीरियड में डेवलपमेंट नहीं हुआ? इसीलिए तो नहीं हुआ कि उन्होंने एजुकेशन को ढंग से लिया नहीं, आसपास के कंट्रीज से उन्होंने कुछ सीखा नहीं, वो जैसे थे उसी में खुश थे, तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। जब मिडाइवल पीरियड में जब ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स के बाद में भले ठीक है, प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, हमें नुकसान भी हुआ है, लेकिन फायदा भी तो हुआ है। उन्होंने हमारे यहाँ डेवलपमेंट किया, हमें बाकी देशों से जोड़ा जो हम कटे हुए थे। जैसे एक एग्जांपल बताया था मैंने, पूरे भारत में, प्राचीन समय की बात कर रहा हूं, पूरे भारत में चोला डायनेस्टी ऐसी थी जिसके पास 1 स्टैंडर्ड के, 1st स्टैंडर्ड के शिप्स थे, नावें थी,
और नौसेना थी, नेवल आर्मी थी चोला डायनेस्टी के पास। राजेंद्र चोल जिसने इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, कंबोडिया यहां तक के राजाओं को हराया था उसने। श्रीलंका कैसे पहुंच गया श्रीलंका, जब अगर उसके पास नेवल आर्मी थी नहीं तो कैसे पहुंच गया। फिर मिडाइवल पीरियड में एक राजा ऐसा हुआ था शिवाजी, जिसके पास नेवी थी, जिसके पास नेवल आर्मी थी। फिर बाद में क्यों नहीं, अकबर के पास क्यों नहीं थी, बाबर के पास, मुगलों के पास क्यों नहीं थी। मुगलों में जब मुगलों से स्टार्टिंग करे और ब्रिटिशर्स आए तब तक ये डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने इस बात को स्वीकारा ही नहीं कि आज साइंस का और टेक्नोलॉजी का युग है, हमें कदम से कदम मिला के चलना है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो स्टेट है इनके गरीबी की वजह क्या क्या रही है, कि वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, इसी में अगला पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं इनको। पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर आर द बेस्ट स्टेट हु वेयर पुअर्टी इज कंसर्न्ड। अब अगर आप कहें जम्मू एंड कश्मीर की, वैसे एवरेज आप कह सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर है वो एवरेज अच्छा है। क्यों, क्योंकि उसका जो वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा है, उसमें बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे टूरिस्ट प्लेसेज हैं, लोग वहां घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पटनी टॉप वगैरह ये सब देखने जाते हैं। तो वहां टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन की वजह से, उसकी जो लोकेलिटी है उसकी वजह से वो एक एवरेज स्टेट बना हुआ है। पंजाब जहां 5 नदियां हैं, पंजाब 5 नदियों वाला मैदानी प्रदेश। पंजाब का मतलब क्या होता है, पंज यानी 5, और आब का मतलब होता है पानी। फारसी में पानी को आब कहा जाता है, और पानी किसका सूचक है, नदी का सूचक है। तो पंजाब जो है वो नदियों का देश है, तो वहां प्रोडक्शन बहुत होता है, तो लोग आपको वहां अमीर मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट प्लेस भी है और पहाड़ी इलाका है, तो वहां बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे फल है ना, जड़ी बूटियां हैं, मसाले हैं। तो ये सब चीजें जब वहां मिलती है तो इसकी वजह से वो भी एक ये कह सकते हैं कि ठीक अच्छा स्टेट है। अगर आप पॉवर्टी की बात करोगे तो इन देशों की तुलना में, इन राज्यों की तुलना में, स्टेट्स की तुलना में उसकी एक अच्छी कंडीशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉवर्टी के कारण क्या होते हैं। देखो अब कारण आप समझ जाओ इसको, ये पहले हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं कोशिश, लेकिन अब क्या है, हम एक प्रॉपर पॉवर्टी की वजह से ही बात कर रहे हैं, वरना पढ़ तो चुके ही हैं। जैसे देखो अभी मैंने बताया, इसीलिए बताया क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स का हमें फायदा हुआ है तो हमें नुकसान भी हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट इज ब्रिटिश रूल। कैसे नुकसान कैसे हुआ, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमारे यहाँ के वेल्थ को लूटा। यहाँ राजा महाराजा है, उनके पास में जो राजकोष था, जो फंड था, उसको लूटा। टैक्सेस वगैरह थे, कभी दिए नहीं। हमसे ही चीजें लेते और हम ही को बेच देते, कम दाम पे लेते और अच्छे दाम में उनको वापस बेच देते। तो इसकी वजह से भी हम गरीब बने। दूसरा, यहाँ के जो रिसोर्सेज थे इनको इंग्लैंड लेके गए, बाकी कंट्रीज में लेके गए, जैसे आयरन ओर, कोल, मसाले, है ना, कॉटन, सिल्क, ये बहुत कीमती थे। और पूरे भारत में ऐसे बहुत से स्टेट थे जिनमें, जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है ना, आंध्र प्रदेश, केरल, ये वो स्टेट है जहां मसाले बहुत फाइन क्वालिटी के थे, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं थे। या तो दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में थे, या फिर भारत में दक्षिण भारत में थे, साउथ इंडिया में थे। दूसरा, अगर कॉटन की, सिल्क की बात करोगे तो बंगाल तो रेशम की खान था, माइन ऑफ द सिल्क। इतना रेशम, इतना फाइन क्वालिटी का रेशम। दूसरा, भारत में नील का उत्पादन होता था। तो इन लोगों ने क्या किया है, ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने हर एक माध्यम से, जहां आपने 8 क्लास में पढ़ा था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स सबसे पहले उन्होंने नवाबों से शुरू किया। सबसे पहले वो दीवान बने, दीवान के बाद में फिर वो रूरल एरियाज में गए, वहां पे उन्होंने स्थायी बंदोबस्त, जो अपन ने पढ़ा था, परमानेंट सिस्टम, रैयतवाड़ी, ये सारे सिस्टम लगा करके रेवेन्यू कलेक्ट किया, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया, तो गांवों को बर्बाद किया। उसके बाद में सिटीज में पहुंच गए। सिटीज में पहुंचे तो जो आर्किटेक्चर था उसमें अपना दिमाग लगाया। हमारे पुराने ट्रेडिशंस के जो मेसन्स थे, जो शिल्पी थे, जो क्राफ्ट पर्सन्स थे,
उनका धंधा चौपट कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया, यहाँ के क्राफ्ट को ले जाकर के विश्व में बेच दिया, जिसकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी उन्होंने कोड़ियों के दाम पे उसको बेचा अपने देश में। तो जो यहाँ से सस्ते में खरीदा वहां अच्छे में बेचा, इसकी वजह से नुकसान हुआ। दूसरा, हमारा आर्ट, हमारा क्राफ्ट यहाँ से विदेशों में पहुंचा, क्वालिटी अच्छी थी तो उसने, आपको पता है नील जो था भारत का, पूरे विश्व में ऐसा और नील कहीं नहीं था। इतना पक्का नील होता था, इतना प्योर नील, इतना फाइन नील था, जो जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी 8th क्लास में भी। ये सब कारण रहे। उसके बाद में उन्होंने जब गांव तक पहुंचे, जब नवाबों तक भी पहुंच गए, राजा महाराजाओं को भी बर्बाद किया, उनके ऊपर शासन किया। एक मिनट रुकना। यस, उसके बाद में फिर उन्होंने ट्राइबल एरियाज को भी नहीं छोड़ा, फॉरेस्ट एरियाज को भी नहीं छोड़ा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उन्होंने सोचा अब फिजिकली तो हमने सब कुछ कर ही लिया है, तो अब क्या करना है। तो उन्होंने कहा, जैसे मैकोले ने कहा कि अब लोगों की सोच में बदलाव लेके आओ। अब लोगों की सोच में बदलाव लाओगे तो कहां से लाओगे कि अब तक आपने फिजिकल या जो वेल्थ है वो तो लूट लिया, अब इनके विचारों को बदलो। और विचार कहाँ से बदलते हैं? एजुकेशन से। तो एजुकेशन में एंटर किया, फिर सोसाइटी में एंटर कर लिया, हमारे ट्रेडिशंस को बदला, है ना। जैसे वो राजा राम मोहन राय थे, उनकी मदद से उन्होंने सती प्रथा पे रोक लगाई और एक हिंदू विवाह का एक अधिनियम पास करवाया। तो उसमें बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा, सही है आपने लॉ लगाया है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप ही क्यों, आपको किसने अधिकार दिया कि हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे ट्रेडिशंस को आप चेंज करोगे? हम नहीं है क्या? तो उसका तर्क ये था, वो ऐसे कहता, वो ब्रिटिशर्स कहते कि हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हो हमारे लिए अच्छा? हमारे देश में हम क्या करते हैं? अच्छे हैं, बुरे हैं, हम महात्मा बने हैं, हम संत बने हैं, माला फेरते हैं, मंदिर जाते हैं, कुछ भी करें हम, आपको इससे क्या लेना देना कि हमारे हिंदू भाई कैसे विवाह करेंगे या हमारे मुस्लिम भाई कैसे विवाह करेंगे? हम कर लेंगे अपना काम। लेकिन पूरे भारत को इन्होंने खोखला किया अंदर से। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा गरीबी का, जो कई सालों तक एक अभिशाप बनके आगे निकला। दूसरा, रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी का मतलब सीधा सा है, भारत में आज, इसको नोट कर लीजिए, 68% से भी ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। और गांव में रहने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है, ठीक है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज से ऐड हैं, उनके साथ में, लेकिन नुकसान ये है कि टेक्नोलॉजी आपसे दूर हो जाती है, डेवलपमेंट आपसे दूर हो जाता है, इतना डेवलपमेंट आपको वहां नहीं मिलता है। तो ये नुकसान रहा। हमारी जो इकोनॉमी है भारत की, तो भारत को क्या कहा जाता है? भारत को गांव का देश कहा जाता है। और गांव में ऐसे पिछड़े इलाके हैं, रास्ते नहीं है, सड़कें नहीं है, वहां कोई प्रॉपर चीज मिल नहीं पाती है। पहले ऐसे होता था कि हॉस्पिटल नहीं है गांव में, हॉस्पिटल भी है वो शहरों में है ना। सड़कें हैं वो गांव से दूर कटी हुई हैं। अगर कोई महिला, कोई जैसे प्रेग्नेंट हो और मान लो कोई हॉस्पिटल पहुंचना चाहे, तो रास्ते में ही प्रसव हो जाता और रास्ते में उसकी डेथ हो जाती थी। कोई किसी के सर में चोट आ गई या कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ या किसी के कुछ लग गई, तो जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक तो उसकी डेथ हो जाती है। तो रूरल इकोनॉमी का फर्क ये पड़ता है। और दूसरा, अगर आप सिटी और रूरल एरियाज की दोनों की अगर कंपैरिजन करोगे, तो आप हमेशा देखो सिटी में डेवलपमेंट कई कदम आगे मिलेगा गाँव से। तो पॉवर्टी का रीजन एक ये भी रहा है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम सब लोग ज्यादातर आप देखो अपनी क्लास में देख लो, मोस्टली हम गांव में ही रहते हैं, है ना। अब जैसे जुनार देवी है, आप इसको सिटी कह सकते हो क्या? ज्यादातर लोग तो गांव से जुड़े हैं। तो ठीक है, ब्लॉक है, लेकिन ना ये प्रॉपर सिटी है जहां पूरा डेवलपमेंट हो, और ना ये गांव ही है जहां बहुत कम डेवलपमेंट हो। तो एक मिडिल या एक एवरेज सिटी के नाम से हम इसको कह सकते हैं कि थोड़ा गांव है और थोड़ा शहर है। नेक्स्ट इसमें देखो, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। गरीबी का सबसे बड़ा कारण ये भी है पॉपुलेशन। और वो मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले समझाया था कि जनसंख्या बढ़ेगी तो रिसोर्सेज पे दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। वही रिसोर्सेज हैं वो बढ़ते नहीं है, वो जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन पॉपुलेशन की वजह से उनमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फिर धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो फिर
जब रिसोर्सेज कम हो गए तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो उनकी अर्निंग नहीं होगी, अर्निंग नहीं होने की वजह से अब प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो जाती है ना, अर्निंग नहीं होगी तो फिर वो ना सेविंग कर पाएंगे, ना कोई चीज बाई कर पाएंगे, ना सेल कर पाएंगे। इस वजह से पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है पॉवर्टी को बढ़ाने में, क्योंकि रिसोर्सेज तो वही हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, घर में कमाने वाले एक हैं और खाने वाले 5 हैं, और किसी घर में कमाने वाले 5 हैं और खाने वाले भी 5 हैं, तो गरीब कौन होगा? गरीब वो होगा जिसके घर में एक ही व्यक्ति कमाता हो, अर्निंग एक ही करता हो और 4 लोग उसके पीछे पल रहे हो। तो आप देख लो, अपने आसपास देख लो, पूरे भारत में आप कहीं भी किसी भी स्टेट को देख लो, किसी भी गांव को देख लो, किसी भी शहर को देख लो, मोस्टली यही कंडीशन है। और उसकी कंडीशन का कारण क्या है? 1950 के बाद में जनसंख्या में, पॉपुलेशन में बूम आया था, और उस बूम की वजह से इतनी भयंकर जनसंख्या बढ़ी थी, और उसकी वजह क्या थी वो हमें नहीं देखना, हमें ये देखना है कि पॉपुलेशन की वजह से पॉवर्टी के लिए पॉपुलेशन कैसे कॉज बन जाती है। तो ये आप समझे होंगे, शायद बहुत अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट देखो, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, दोनों का फर्क है। देखो, एक तो होता है क्रोनिक, मतलब समयानुसार, जिसको हम बोलते हैं ना समयानुसार अनएम्प्लॉयमेंट है भारत में। अब कैसे है समझो, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट कैसे? ऐसे है जैसे किसान गेहूं की फसल करता है, तो गेहूं के टाइम सबको रोजगार मिल जाता है, मजदूरों को भी रोजगार मिल जाता है, ट्रैक्टर वालों को भी रोजगार मिल जाता है। फिर बीच में 2 महीने का जैसे बारिश का टाइम आया तो कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सब लोग घर बैठे हैं। तो ये कालानुक्रमिक, इसको बोला जाता है कालानुक्रमिक या समयानुसार अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा, जैसे शादी समारोह होते हैं, आप देखो कैसे कितने लोग हैं जो इससे प्रभावित होते हैं, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट से प्रभावित होने वाले कितने लोग हैं। ऐसे लोग जो जैसे शादी पार्टी है या कोई समारोह होता है, तो देखो एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ, एक मैरिज का एक एग्जांपल ले लो। शादी में लाइट और डेकोरेशन करने वाले, है ना, बैंड बाजे वाले, और हलवाई, मिठाई बनाने वाला, है ना, उसके अलावा और बहुत सारे, जैसे टेंट वाला, टेंट हाउस का जो होता है। तो ये जब शादी पार्टियां होती हैं तब इनके पास में अर्निंग होती है, लेकिन जब शादियां नहीं होती है, ऐसा टाइम भी तो आता है जब शादियां नहीं होती है, जब महीने 2 महीने 3 महीने तक कोई शादी नहीं होती है, तो तब इनके सामने मुसीबत खड़ी हो जाती है कि अब अर्निंग हम कहां से करें। समझ में आ रहा होगा मेरी बात शायद सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो, ओके बेटा, अब नेक्स्ट देखो, इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है ये समझो, इसको बोला जाता है छिपी हुई बेरोजगारी। वर्डिंग पे ध्यान दो, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, समयानुसार बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी। तो दोनों में फर्क है, वो तो है समय अनुसार लोगों को काम मिलता है, समय अनुसार लोगों को काम नहीं मिलता है। ऐसा टाइम भी आता है जब कोई एम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं है। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट किसे कहेंगे? जैसे ये आप खुद भी महसूस कर सकते हैं, एक घर में अगर 4 लोग हैं, उनमें कमाने वाला एक है, और 3 लोग कोई काम नहीं करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो वो ठीक है कि भाई 1 लोग हैं और तीन लोग खा रहे हैं, जैसे एक पापा है कमाते हैं, या मम्मी है कमाती है, या चाचा है वो अर्निंग करते हैं, और बच्चे हैं तो बच्चे थोड़ी काम करेंगे, वो तो पढ़ाई करेंगे। लेकिन एक घर में 4 लोग हैं और खेत पे काम करने जाते हैं, जो काम 2 लोग कर सकते थे वो चारों मिलकर के करते हैं। तो बताओ कितने लोग बेरोजगार हैं? 4 लोगों में से 2 लोग काम कर सकते हैं, उसको काम को 2 लोग पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसमें 4 लोग लगे हुए हैं। तो छिपे हुए बेरोजगार कितने हैं? सर 2 है। वेरी गुड। तो इससे आप ये समझ सकते हैं, भारत में, इंडिया में ऐसी कंडीशन नॉर्मल पाई जाती है जहां एक काम को करने वाले, जो एक काम करेंगे, कोई एक आदमी करेगा, उसमें 2 लोग लगे हैं, या 3 लोग लगे हैं, या 4 लोग लगे हैं। और वो कहाँ है? वो छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ मिलेगी आपको? वो मिलेगी केवल और केवल
एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर फील्ड में इस एक्टिविटी में जितने लोगों से काम होना चाहिए उतना नहीं हो करके ज्यादा लोग उसमें जुड़े होते हैं, क्योंकि एक ही घर में काम करते हैं, और ये आप भी महसूस करते हैं, ये बात सही है। नेक्स्ट देखो, लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारत में प्रॉपर औद्योगिकीकरण नहीं है। अगर प्रॉपर देखो पॉपुलेशन का, मैंने आप पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था पीपल एज ए रिसोर्स। अगर किसी देश में पॉपुलेशन बहुत अच्छी है तो आप उसको रिसोर्स की तरह यूज करो, ह्यूमन रिसोर्स की तरह प्रोडक्शन में उनका यूज करो। लेकिन भारत में क्या हुआ, जब से ये पार्टीशन हुआ भारत में, तो पार्टीशन की वजह से क्या हुआ, फैक्ट्रियां तो रह गई भारत में, इंडिया में रह गई, और जो माइंस थी वो चली गई पाकिस्तान में। यानी जो रॉ मटेरियल मिलता था वो पाकिस्तान चला गया, और जो फैक्ट्रियां थी वो इंडिया में रह गई। तो पाकिस्तान के लोग भी गरीब हो गए और भारत के लोग भी गरीब हो गए, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से आज तक लड़ते ही रहते हैं। तो एक फर्क ये भी माना जाता है। दूसरा फर्क माना क्या जाता है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई तो इनकी बेसिक नीड पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं है कि हर किसी की बेसिक नीड को वो पूरी कर सके। तो वो ऐसा सोचते हैं कि कोई ऐसा हम प्रोसीजर लेके आए, तो फिर 5 ईयर प्लान आया, 5 साल तक की योजना बनाई गई। आपको पता है सेकंड जो 5 ईयर प्लान आया था, पहला जो 5 ईयर प्लान था वो 1952 से स्टार्ट हुआ था, 1952 से स्टार्ट हुआ था, 5 साल जोड़ो 1957 तक। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। दूसरा जो आया वो आया 1957 टू 1962। इसमें 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो था उद्योगों की स्थापना करना। उसके बाद में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ऐसे मेजरली, जैसे भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये 1957 से 1962, 1957 टू 62 जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो मोटिव रखा गया उसके आधार पे भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी, आयरन इंडस्ट्रीज लगी, कोल इंडस्ट्रीज लगी। तो ये इसका मेन रीजन क्या था, क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोगों को रोजगार भी देना था, और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको बेसिक नीड भी चाहिए। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मकान भी चाहिए, मकान में बहुत सारी चीजें होती है जो लोहे से बनती है, बहुत सारी हमें कोयले का हमें इस्तेमाल करना होता है, हमें बहुत सारी मेटल्स की आवश्यकता होती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी प्रॉपर चाहिए था। लेकिन भारत में आज भी ये सत्यता है, भारत में आज भी प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, उद्योगों का विकास ढंग से नहीं हुआ है। एक तो प्राइवेटाइजेशन आ गया, तो प्राइवेट कंपनियों ने अपने अपने इंडस्ट्रीज लगाए हैं, वो अपने मनमाने दाम पे चीजों को बेचते हैं, और मनमाने दाम पे जो वर्कर्स होते हैं उनकी वेजेस तय करते हैं। तो ये भी एक गरीबी का कारण है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं आपके ही आसपास एक व्यक्ति से मिला था, मैं वहां गया था, तो इसमें काम करते हैं, पानी की सप्लाई अप्लाई में काम करते हैं। तो मैंने पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है, तो उसने जवाब दिया मुझे 3,000 रुपए, और दूसरे ने जवाब दिया मुझे 7,000 रुपए। मैंने कहा 3,000 रुपए, अब सोचो एक बार। मैंने कहा आपके घर परिवार, ऐसे ही मैं नॉर्मली बात कर रहा था, मुझे क्या पता था, वो तो बाद में पता चला। मैंने उनसे पूछा भाई आपके परिवार में कितने लोग हैं, बोले 6 लोग हैं। मैं कौन कौन है, बोले मैं हूँ, मेरी मिसेज है, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। मैंने कहा 3,000 में कैसे क्या होता होगा, बोले बेटियां है जो सब्जी बेचती है, और बेटा है जो एक दुकान में काम करता है। तो मैंने कहा पढ़ता नहीं है क्यों, नहीं, बोले अब क्या करें, अब इतने लोग हैं घर में, तो इस तरह से। अब समझ लो, आप समझ चुके होंगे आप। यस क्या सर। की बनती है, ऐसे में घर की कंडीशन, जहां एक व्यक्ति कमाने वाला है तो बाकी, अब लड़कियों की प्रॉपर पढ़ाई नहीं, उन्होंने बताया कि 5वीं तक 8वीं तक यहाँ पास में स्कूल है, मोरकुंड कोई स्कूल है यहाँ, वहां 5वीं तक पढ़ी है, उसके बाद में यहाँ 8वीं तक पढ़ी है, 8वीं के बाद में पढ़ाई छोड़ दी है। और जो लड़का है वो भी 8वीं तक पढ़ के, वो भी शायद अब पढ़ रहा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने ऐसे कहा कि नहीं, वो बोले दुकान पे काम करता है। और आप, मैं किसी की पर्सनली बात नहीं करूंगा, लेकिन आप भी देख सकते हैं, जब देव आप जाते होंगे तो ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो दुकान पे काम करती हैं, बताओ कितनी लड़कियां हैं जो सब्जियां बेचती हैं या नहीं बेचती हैं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। क्या मैं
यस सर। ये आपका लिविंग स्टैंडर्ड और आपकी ये तो अच्छी कंडीशन है, लेकिन क्या सबकी ऐसी कंडीशन है क्या? आप अपने आसपास महसूस करो, ये चैप्टर कोई आपको थोपा नहीं जा रहा है, ये रियलिटी है कि हाँ, पॉवर्टी में ये भी एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा देखो, सोशल फैक्टर्स, सामाजिक कारक। अब ये यहां तक समझ में आया। अब सामाजिक कारक कैसे है ये आपको मैं समझाता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। यस, देखो अब सोशल फैक्टर कैसे हो सकता है, आप मुझे बताना, सोशल फैक्टर कैसे हो सकता है? सोच के देखो, जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा। इतनी सारी बातें मैंने बता दी, अब सोशल फैक्टर कैसे, बताओ। चलो मैं बताऊं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एक समाज में, एक सोसाइटी में लोग होते हैं, है ना, और लोगों का ये मानना होता है कि जैसे लड़कियों को आगे मत बढ़ाओ, लड़कियों को आगे मत पढ़ाओ, स्कूल मत भेजो उनको, है ना, कुछ ऐसी चीजें। दूसरा, समाज में कोई चीज, कोई रिचुअल्स चल रहा है, जैसे कोई अंधविश्वास चल रहा है, तो अंधविश्वास की जगह वो उसकी वजह से बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। एक तो ये। तीसरा, बेटे और बेटियों को, मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ, जो है वो बता रहा हूँ। जैसे मैं एक फैमिली की बात कर रहा हूँ। एक फैमिली में एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों की शादी होती है एक समाज में, एक सोसाइटी में। अब उनके सबसे पहले एक लड़की होती है, लेकिन गांव में, समाज में ऐसी मान्यता है कि नहीं, वो घर को, परिवार को बढ़ाने वाला लड़का तो होना ही चाहिए। तो एक दोबारा फिर एक लड़की हो गई। फिर भी लोगों के बीच में यही बात, नहीं एक लड़का तो होना ही चाहिए, फिर एक लड़की हो गई। तो ऐसा करते करते 4-5 लड़कियां हो गई, तब जाके एक लड़का हुआ। यानी केवल इस मान्यता की वजह से इन्होंने पॉपुलेशन को बढ़ाया। तो अब देखो, आप अपने आप समझ गए। अगर सोशल फैक्टर नहीं होते तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ती। तो ये भी एक कारण है पॉपुलेशन को बढ़ने का, और ये पॉपुलेशन तो डायरेक्ट ही कारण है पॉवर्टी का। दूसरा, मान्यताएं। ज्यादातर लोग शहरों में रहते ही नहीं है, मतलब कोई नया जॉब करते ही नहीं है, डरते हैं, समाज से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और ये आप जानते हो ना, लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में हम कोई नया काम करना ही नहीं चाहते। हम डेवलपमेंट करने की सोचते नहीं है कि लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे। तो वो जैसे हैं उसी में खुश रहना चाहते हैं। कोई रीति रिवाज पुराने से कोई चल रहा है जिसमें बहुत खर्चा होता है, फिर भी वो उसको करते रहते हैं, सुनते नहीं है किसी की, या अपने मन की नहीं सुनते हैं, केवल समाज की सुनते हैं। तो ये सामाजिक फैक्टर भी है। इसमें लिंगानुपात हो सकता है। अगर लिंगानुपात में फर्क ज्यादा है, जैसे 1000 लोग हैं, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है, ये भी सामाजिक फैक्टर है। दूसरा, निरक्षरता। अगर लोगों को पढ़ाया नहीं जाएगा तो उनमें समझ नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, तो ये भी क्या है, ये भी पॉपुलेशन का एक कारण है। नेक्स्ट, इसी में इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, भारत की जो आर्थिक नीति है वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है कि इन्होंने एक प्रॉपर नीति नहीं बनाई है। देखो कैसे, आप इसका एक एग्जांपल बताता हूं आपको। आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप सरकार की बुराई क्यों कर रहे हैं? मैं करूंगा बुराई, क्योंकि ये फैक्ट है। कैसे है वो मैं दिखाता हूं आपको, समझ जाना। जब जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने ये कहा कि मैं भारत की गरीबी को मिटाऊंगा। किसको मिटाऊंगा? गरीबी को। अब देखते जाना और समझते जाना कि मैं भारत की गरीबी को मिटाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री बने थे, एक टाइम खाना खाते थे। हमारे पास भोजन की कमी हो गई थी, ऐसी हालत हो गई थी कि एक टाइम का खाना खाना पड़ता था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरे देश को ये कहा कि खाना नहीं है, भोजन नहीं है, एक दिन खाना खाइए। और उन्होंने इस बात को खुद लागू किया। एक दिन खाना खाते और सबको ये कहते आप भी एक दिन खाना खाओ, यानी अभी भी गरीबी है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट देखो, लाल बहादुर शास्त्री के बाद में कौन बना? इंदिरा गांधी बनी। यस सर। इंदिरा गांधी ने भी क्या नारा दिया? उन्होंने स्लोगन दिया कि भारत से गरीबी हटाओ। तो यानी यहां तक भी गरीबी है, 1984-85 तक। उसके बाद फिर बीच में मैं किसी की बात नहीं करूंगा, प्रॉपर डायरेक्ट आऊंगा मैं।
जैसे राजीव गांधी ने भी कहा कि भारत में क्या होता है, गवर्नमेंट जो 100 रुपए देती है, उस 100 रुपए में से 25 रुपए ही गरीबों तक पहुंच पाते हैं। गरीब गरीब ही है और अमीर अमीर हो गया। ये डायलॉग तो उनका खुद का ही है। इस तरह से कहा था उन्होंने कि 1 रुपए सरकार देती है तो उसमें से जो लोग हैं, पब्लिक जो है, पब्लिक तक केवल 25 पैसे ही पहुंचते हैं। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये बात। अब सोचो इकोनॉमिक पॉलिसी जिम्मेदार है या नहीं है, अपने आप समझ गया। उसके बाद देखो पीवी नरसिम्हा राव बने, उसके बाद आई के गुजराल बने, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी बने, उसके बाद मनमोहन सिंह बने, और आज नरेंद्र मोदी जी हैं। ये भी यही कहते हैं भारत की गरीबी दूर करो। यानी ये गरीबी ऐसी क्या बला है जो आज तक दूर ही नहीं हो पाई। तो क्या इकोनॉमिक पॉलिसी जिम्मेदार नहीं है? यस और नो? सर है। सर है। अगर 1947 से 2020 लगभग कितने साल, 70 साल 80 साल हो गए, हुए या नहीं? मेजरली आप यस सर। तो 73 ईयर, 73 साल में आप गरीबी दूरी नहीं कर पाए, यानी आपका प्लान फेल है। तो ये भी कहीं ना कहीं गरीबी का कारण रहा है। नेक्स्ट, नॉन न्यो लिबरल पॉलिसीज एंड देयर इफेक्ट। इसका मतलब है जो उदारवादी जो नीतियां बनी, जो किसी एक ग्रुप को लेकर के बना दी गई, जैसे कोई पार्टी है, पार्टी की सरकार बनी तो उसने अपने दलों के हिसाब से या जहां से उनको वोट बैंक मिला उन्हीं के लिए कुछ काम किया, बाकी के लोगों को छोड़ दिया। जैसे ट्राइबल्स के लिए कोई विशेष इंप्लीमेंट नहीं किया हो मान लो, या मुस्लिमों के लिए कोई मान लो नया इंप्लीमेंट नहीं हुआ हो, या सिखों के लिए कोई नहीं हुआ हो। इस तरह से सोच बनाई सरकार ने, तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। सब लोगों को समझ में आया होगा शायद, आई थिंक। यस सर। यस डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो जाओ। थोड़ा सा 5-7 मिनट मिल जाएगा आपको, है ना। और ये वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको, ये वीडियो आपको गूगल ड्राइव में जाना, मोबाइल में गूगल ड्राइव होता है, गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर में यह रिकॉर्डिंग आपको क्लासरूम फोल्डर में मिल जाएगी। सर वहाँ पे पूरी पीपीटी मिल जाएगी। हाँ, पूरी पीपीटी भी है, पूरा Yes. जो अब तक मैंने होमवर्क किया है वो भी है, उसमें सब कुछ मिलेगा उसी में। इसीलिए तो मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देता हूँ पीपीटी को, कि वहां हमेशा सुरक्षित रहे। ऐसा नहीं है कि आज ही हम पढ़ रहे हैं। और मैं देखो ना, कोशिश ये करता हूँ कि आपको टीएलएम से पढ़ाऊं। पीपीटी बहुत अच्छा टीएलएम है, आपको भी शायद अच्छा लगता होगा। और भी तरीका है, देखो अगर बुक से पढ़ना चाहो तो बुक से पढ़ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रीडिंग नहीं करनी है हमको, हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है। और देखो अगर मैं आपसे पूछूं तो गारंटी से ये है, आप क्लास लेने के बाद में आप आसानी से पॉवर्टी को डिफाइन कर सकते हो और आसानी से पॉवर्टी के रीजंस बता सकते हो, बिना याद किए हुए बता सकते हो। नहीं बता सकते? ये है हमारा उद्देश्य क्लास को देने का। ठीक है, सब लोग